ठीक है। अब देखो इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना पोर्टमैन्ट्यू टेस्ट, क्वेश्चन में क्या बोला है, वह क्वेश्चन रीड करो दोबारा। क्वेश्चन में ये बोला है, आर ऑल ऑफ यू हियर प्लीज क्विकली राइट अ यस। ग्रुप में लिखा था, क्विकली राइट अ यस। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ अ व्हाइट नॉइज प्रोसेस। बेसिकली हम लोग जब जंग बॉक्स टेस्ट करते हैं तो हम लोग उसमें लैग्स लेते हैं एम माइनस पी प्लस क्यू, ये हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का नल हाइपोथेसिस ये है कि वाई टी जो हम लोग का प्रोसेस है अरमा पी कॉमा क्यू, दिस प्रोसेस इज अ वाइट नॉइज प्रोसेस, मतलब वाई टी इज अ वाइट नॉइज प्रोसेस, दिस इज द नल हाइपोथेसिस। तो अगर व्हाइट नॉइज टेस्ट है और तुम क्या लेते हो, जब हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करते हैं सॉल्व, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान के करते हैं। तो अगर हम लोग उसको ट्रू मान के करते तो ये 0 हो जाएगा ना, तो काई स्क्वायर 3 होगा, नॉट 1। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक। एंड क्या आ रहा था, काई स्क्वायर 3 का वैल्यू, काई स्क्वायर 3 का वैल्यू क्या आ रहा है, जो भी है आई थिंक 17 7 पॉइंट समथिंग है, 7.815 है। ठीक है, और ये तुम लोग का पूरा n के टर्म्स में इक्वेशन है, सो यू कैन फाइंड आउट n मिनिमम n फॉर विच यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लो क्या है, आंसर क्या आ रहा है। आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर इज 46, n इक्वल टू 46। 46 इज द मिनिमम n, n इक्वल टू 46 is the minimum n for which we reject the null hypothesis. Next बोला है discuss the relative merits of using large or small number of lags in the junk box test by considering how the value of n in part 4 will differ if a different number of lags were used or if the sample autocorrelation values are not equal to the theoretical values. So दो पार्ट दिए क्वेश्चन में। पहला में बोल रहा है कि अगर हम लोग का जो नंबर ऑफ लैग है वो हमने 3 लिया है, अगर वो डिफर करेगा तो n कैसे डिफर करेगा, है ना। relative merits of using a large value or a small number of lags in junk box test by considering how the value of n in part 4 would vary। अगर हम large number of lags लेंगे तो n कैसे वैरी करेगा, क्या हुआ, क्या हुआ। Discuss the relative merits of using a large और स्मॉल नंबर ऑफ लैग्स, यहाँ पे लैग 3 था ना, अगर तुम 5 लोगी, 6 लोगी, 10 लोगी, 12 लोगी, लार्ज नंबर ऑफ लैग्स लोगी, और अगर स्मॉल लोगी तो हाउ द वैल्यू ऑफ n विल वैरी, लैग वैरी करेगा तो n वैरी करेगा पार्ट 4 में। इफ अ डिफरेंट नंबर ऑफ लैग्स, ये हो गया, वर यूज्ड, और इफ सैंपल ACF were not equal to the theoretical values। मतलब हम लोग का जो सैंपल ऑटो कोरिलेशन वैल्यूज है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि हम लोग का सैंपल ACF इज इक्वल टू द theoretical, जब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं तो अगर वो इक्वल नहीं होगा तो कैसे हम लोग का ये चीज वैरी करेगा। तो देखो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, 5 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या लिखा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इंक्रीजेस। सो बेसिकली ये जो हम लोग का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स था, जो पूरा ये आ रहा है, ये इंक्रीज होगा अगर तुम्हारा लैग इंक्रीज होगा, क्योंकि और तुम ऐड करते करते जाओगे पॉजिटिव नंबर्स को। एज द ऑटो कोरिलेशन वैल्यूज, मतलब रो के क्या होते हैं जनरली, रो के डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग इन के, डिक्रीज होता है। रो के इज व्हाट, कोरिलेशन, लैग बढ़ेगा तो कोरिलेशन कम होगा, तो एज योर कोरिलेशन विल फॉल। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जितना जितना लैग्स ऐड करें हम लोग का ऑटो कोरिलेशन डिक्रीज हो रहा है, further lags, adding further lags to the junk box test tends to increase the test statistics, but it will increase the test statistics slowly, because जब तुम इसमें ऐड कर रहे हो और वैल्यूज, तुम ये जब ऐड कर रहे हो रोके, ये रोके है ना, तो रोके तो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, रोके स्मॉल है, सो इंक्रीज हो रहा है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, बट द इंक्रीज इज नॉट वेरी, द इंक्रीज इज स्लो।
ठीक है, सो क्या बोला है, एक काम करती हूँ, रुको मैं इसका सोल्यूशन शेयर करती हूँ, बिकॉज कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? अच्छा, तो मेरे को भी ये खोलना पड़ेगा, April 21 का क्वेश्चन। डाउनलोडेड नहीं है, छोड़ो मैं डिस्कस कर लेती हूँ ना, तुम लोग सुन लो अच्छे से, तुम लोग ऐसे ब्लैंक मत देखो बस मेरे को। सो ये समझ में आया कि ये इंक्रीज होगा बट द इंक्रीज विल बी स्लो। ठीक है, तो क्या लिखा है, टेंड्स टू इंक्रीज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर स्लोली, बट ये जो तुम्हारा काई स्क्वायर का वैल्यू है तो अपने आप अपने पेस पे इंक्रीज होगा। तुम अगर लैग इंक्रीज करोगे 5 से 3 से 4, 4 से 6, तो ये तो अच्छे से इंक्रीज होगा, बट हमारा ये जो पोर्शन है वो इतना स्लो, उतना फास्ट इंक्रीज नहीं होगा। हेंस वी वुड टेंड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n इन पार्ट 4, n भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। सो दिस वुड टेंड टू सपोर्ट द यूज ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लैक्स, ताकि हम लोग, अच्छा n बड़ा होने का मतलब है आपको उतना सैंपल यूज करना है, और जितना सैंपल यूज करोगे टाइम कॉस्ट एफर्ट उतना ही जाएगा। तो ये पूरा लॉजिक क्या सपोर्ट करे कि आप स्मॉल लैग यूज करो तो आपका एन भी स्मॉल होगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, दिस वुड टेंड टू सपोर्ट द यूज ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ लैग्स टू मैक्सिमाइज द पावर ऑफ टेस्ट फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एन। फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एन अगर आपके पास है तो आप स्मॉल लैग यूज करो ताकि आपका आंसर सफिशिएंट वो रिजेक्ट हो। हाउएवर इफ टू फ्यू लैग्स, अगर बहुत कम लैग आप यूज कर रहे हो तो आप क्या करो, आप मतलब 1 या 2 लैग यूज करो, तो आप इससे आप बहुत सारा एसीएफ कंसिडर कर ही नहीं रहे हो, है ना। आप कोरिलेशन एट लैग 1, कोरिलेशन एट लैग 2 ही कंसिडर करो, तो यू मे मिस मीनिंगफुल एसीएफ वैल्यूज विच आर प्रेजेंट, मे बी लैग 4 पे कुछ आ रहा हो, लैग 12 पे कुछ कोरिलेशन बन रहा हो, सीजनैलिटी हो, सो विच में लीड टू अ लार्जर वैल्यू ऑफ एन। तो अब ये हो गया उल्टा, कि अगर ज्यादा लैग ले रहे हैं तो एन का बड़ा वैल्यू चाहिए, एक जगह बोल रहे हैं एन का छोटा वैल्यू सही है, एक जगह बोल रहे हैं एन का बड़ा वैल्यू चाहिए। सो दिस वुड टेंड टू सपोर्ट द यूज ऑफ लार्जर नंबर ऑफ लैग्स टू मैक्सिमाइज the power of test for a fixed value of n. A balance will therefore be found. So there are two potential concerns basically. अगर हम ज्यादा लैग यूज करते हैं तो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इंक्रीज होगा, बट उतना नहीं, स्लोली, तो हमें n इंक्रीज करना पड़ेगा। सो दिस सपोर्ट्स द व्यू कि लार्जर नंबर ऑफ एन हमें यूज करना चाहिए, लार्जर नंबर ऑफ लैग्स फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एन, लार्जर नंबर ऑफ लैग्स यूज करना चाहिए। अनदर लॉजिक ये है कि अगर हम बहुत कम लैग्स यूज करते हैं तो हम बहुत सारा वैल्यू एसीएफ का मे बी हम नहीं यूज कर पा रहे, हम कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिस आउट कर जाएंगे, मे बी लैग 12 पे, लैग 6 पे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ रहा है जो हम मिस आउट कर रहे हैं, है ना। एंड बिकॉज ऑफ विच हम लोग को स्मॉल लैग्स नहीं यूज करना चाहिए। सो अगेन दोनों में आपको एक वो है कि स्मॉल लैग्स यूज करो, पहला केस में आप बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्मॉल लैग्स बेनिफिशियल है, यहाँ पे बोल रहे हो स्मॉल लैग्स भी यूज करोगे तो वो बेनिफिशियल नहीं, आप ज्यादा लैग्स यूज करो। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको रीड कर लेना, ठीक है, सोल्यूशन को। चलो, ये लास्ट पार्ट है ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम सीरीज का। कंसिडर, ये पूरा मॉडल है, ये कौन सा मॉडल दिया हुआ है, अरमा 2,1 बोल सकते हैं, बट लेट्स सी कि ये स्टेशनरी है कि नहीं। एक्सप्रेस दिस मॉडल इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, सिंप्लीफाइंग योर एक्सप्रेशंस एज फार एज पॉसिबल। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे करें, क्विकली इसको खत्म करूं। September 20 क्वेश्चन 3, ठीक है, पार्ट 1। क्या हो जाएगा, 1 - यहीं पे मैं लिख देती हूँ, 1 - 1.5 बी माइ प्लस 0.5 बी स्क्वेयर वाई टी इक्वल टू 1 प्लस, नहीं, हाँ,
1 plus 0.7 b ET. ठीक है, क्लियर है, सिंपल। इसको तुम लोग ना और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1 माइनस बी 1 माइनस 0.5b, ठीक है। ये हो गया। आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ पी डी क्यू। अब बताओ डी क्या है, कैसे? करेक्ट, एक 1 माइनस बी निकल रहा है बाहर, और जितने बार 1 माइनस बी बाहर निकलता है मतलब इट्स अ स्टेशनरी, उतने इट्स नॉट अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस करना पड़ेगा 1 टाइम। तो डी 1 है, पी पी क्या है बताओ? गलत। अगर तुम इसको 1 कर दोगी, मतलब 1 माइनस बी वाई टी को एक्स टी लिख दोगी, तो पी भी 1 हो जाएगा और क्यू भी 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। वेरी गुड अदिति, क्योंकि तुम डिफरेंस कर रही हो ना, तुम क्योंकि ऐसे प्रेजेंट करी हो, अगर तुम ऐसे नहीं प्रेजेंट करती तो तुम्हारा वो 2, बट वो भी गलत होता फिर। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी अरीमा प्रोसेस, ये चीज लिख लो तुम लोग, जब भी अरीमा प्रोसेस निकालना हो, मेक श्योर यू प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बी, एंड मेक श्योर 1 माइनस बी का जितना भी कॉमन आ रहा है फैक्टर, उसको कॉमन लेते जाओ। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस represent the correct values of covariance ET, comma nebula YT and ET minus 1, comma nebula YT। nebula YT क्या होता है? इज द डिफरेंस ऑपरेटर। क्या होता है ये? nebula YT इज YT माइनस 1, ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर। सो बताओ क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वैल्यूज? तो निकाल लो ना, कोवेरियंस ऑफ ET, कॉमा पहली बात तो YT माइनस 1 क्या हो जाएगा? हाँ, तुम वाई टी माइनस 1 क्या हो जाएगा? बेसिकली नेबुला वाई टी क्या हो जाएगा? 1.5 वाई टी माइनस 1, और दूसरे वाले में वाई टी माइनस 1 वाई टी माइनस 2 है, उसमें आएगा वाई टी माइनस 2 एंड वाई टी माइनस 3। कैसे करेंगे बताओ? अरे हम लोग का यही तो है, 1 माइनस बी वाई टी ही तो हम लोग का नेबुला वाई टी है। है ना? तो क्या होगा बताओ? ईटी वाला टर्म्स रहेगा, और खाली अ, 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 एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ शायद कंफ्यूजन हो रहा है। अगर अपने इसको ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 बी नेबला वाई टी इक्वल टू 0.7 ई टी माइनस 1 प्लस ई टी, ये होगा। सिंपल है। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे देखो, इसको बेसिकली हम लोग लिखेंगे ये वाले चीज को 1 माइनस 0.5, बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है ना, बहुत सिंपल है, नेबुला वाई टी माइनस 0.5 नेबुला
वाई टी माइनस वन इक्वल टू ये वाला चीज. सो योर नेबुला वाई टी इज इक्वल टू नथिंग बट 0.5 नेबुला वाई टी माइनस वन प्लस 0.7 ई टी माइनस वन एंड प्लस ई टी. ये ये अपना नेबुला वाई टी हो गया. तो कोवेरियंस ऑफ ई टी कॉमा दिस क्या हो जाएगा? खाली एक टर्म आएगा. कोवेरियंस ऑफ ईटी कॉमा नेबुला वाईटी में ये वाला टर्म के साथ जीरो कोरिलेशन, ईटी माइनस वन वाला टर्म के साथ जीरो कोरिलेशन, एक ईटी वाला टर्म है खाली उसके साथ, तो ये सिग्मा स्क्वायर हो गया. तो ये वाला सिग्मा स्क्वायर है और खाली इसी में सिग्मा स्क्वायर है, तो ये टर्म करेक्ट है. तुम लोग इसको भी करके देख सकते हो, यही आएगा. इज इट क्लियर? एनी डाउट है? और एनी डाउट? मतलब यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे हाँ कर सकते, ट्राई करो. लंबा हो जाएगा, आंसर सेम आएगा पर. नेक्स्ट वाला बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ ऑटो कोवेरियंस फंक्शन गामा ऑफ नेबुला वाईटी. तो नेबुला वाईटी ऊपर निकल चुका है, उसका गामा का कौन सा करेक्ट फंक्शन है बताओ. तो नेबुला वाईटी पर फिर से बताना. 0.5 नेबुला. सो नेबुला वाईटी एक तरीके से एक अपना ही प्रोसेस बन गया, ठीक है. तो नेबुला वाईटी, नेबुलाइज का मतलब नहीं, तुम लोग उसको वैसे समझोगे, समझो कि ये एक जेटी हो गया, ठीक है. एक प्रोसेस जेटी हो गया प्लस 0.7 ई टी माइनस वन प्लस ई टी, ये एक प्रोसेस है. तो इसका कोवेरियंस क्या होगा? गामा नॉट क्या होगा? अगर खाली तुम लोग क्विकली देख के बताओ. गामा नॉट ऑफ दिस कॉमा नेबुला वाई टी. तो दिस एंड दिस is your 0.5 gamma 1. This and this past error and future होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? होगा. पास्ट तो क्या हो गया? 0.7 सिग्मा स्क्वायर. नहीं सॉरी, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली तुम लोग को. 0.7 कोवेरियंस ऑफ ईटी माइनस वन एंड नेबुला वाईटी, जो कि ऊपर निकाल चुके हैं शायद. ईटी माइनस वन एंड नेबुला वाईटी देखो, है ना. इसको हम लोग निकाले नहीं थे बट ठीक है, तुम लोग निकालोगे इसको, ठीक है. तो ये आ जाएगा 1.2 सिग्मा स्क्वायर, 1.2 सिग्मा स्क्वायर एंड ईटी, और ये इसका भी निकाल चुके हैं सिग्मा स्क्वायर. तो ये कहाँ मैच हो रहा है देखो, 1.8 सिग्मा स्क्वायर आ रहा है. 1.2 इंटू 1.7 भी तो होगा, इंटू 0.7 भी तो होगा. अब देखो कौन सा टर्म आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है. 0.7 इंटू 1.2 कितना होता है? 0.84 प्लस वन, तो ये वाला टर्म होगा, ऑप्शन ए होगा. क्लियर है? नेक्स्ट वाला देख लो, लास्ट. Which one of the following option represents the correct value of gamma naught and gamma k for this entire thing? तो गामा नॉट क्या हो जाएगा? अपनी यहाँ पे बस एक्सपैंड करें, सब्सटीट्यूट कर दो ना, करके देखो क्या आ रहा है आंसर. कुछ नहीं करना है. देखो गामा नॉट गामा वन निकल चुका है, और ये तो यहाँ पे बस, यहाँ पे गामा नॉट है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो और गामा नॉट निकाल के बताओ कितना आ रहा है. ये जो गामा वन का वैल्यू है वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो और बताओ कितना आ रहा है गामा नॉट. समझ आ जाएगा. गामा नॉट देखो अलग अलग वैल्यूज है, तो जहां पे गामा नॉट का वैल्यू सही आएगा वो बाकी दूसरा वाला भी सही हो गया. बहुत इजी है.
पहला वाला पार्ट से सेकंड पार्ट पूरा रिलेटेड है. तुम लोग को 3 का PDF आई एम शेयरिंग इन द ग्रुप. 2.16 बोल के कुछ है ही नहीं. दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2.92 sigma square. Correct. Option A is the correct answer. मैंने ग्रुप में भेज दिया है क्लास 3, मेगा क्लास 3 का क्वेश्चंस. प्लीज क्विकली डाउनलोड एंड स्टार्ट. मैं यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ. आया ना हर्षिता ये वाला? पता चला गलती कहाँ है? तो ये वाला अपना बहुत इजी है. क्विक 4 क्वेश्चंस, 1, 2, 3 एंड 4. तो कितना हो जाना? चलिए आई विल नॉट से द टाइम, क्योंकि हमेशा जो भी मैं टाइम बोलती हूँ तुम लोग उससे बहुत ज्यादा ही लगाते हो. तो इससे अच्छा है ना तुम लोग के पास क्लास 3 का हैंड आउट? ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सितंबर 2022 का क्वेश्चन है. रीड करो सब लोग, स्टार्ट करो करना खुद से. नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. बोल रहा है a leading smartphone manufacturer has developed fast chargers for its mobile phones. Currently the manufacturer is testing the life of batteries using such chargers. बैटरी लाइफ इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ. किसी को भी कोई डाउट था पिछले वाले पार्ट्स में प्लीज पूछ लो. आई जस्ट गिव यू 2 minutes. रेज योर हैंड या फिर जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स क्विकली. एनीवन? नो, गुड टू गो. ठीक है. सो लीडिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हैज डेवलप्ड फास्ट चार्जर. डेवलप किया उसने. करंटली द मैन्युफैक्चरर इज टेस्टिंग द लाइफ ऑफ बैटरीज यूजिंग सच चार्जर्स, कि कितना टाइम तक बैटरी चलता है. ठीक है. बैटरी लाइफ इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स द बैटरी कैन बी चार्ज्ड यूजिंग सच चार्जर्स. तो बैटरी लाइफ कैसे डिफाइन हो रहा है? कितने बारी आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो. दैट इज योर बैटरी लाइफ. इट हैज कंडक्टेड मेनी टेस्ट इन इट्स लैबोरेटरीज एंड हैड फाउंड द फॉलोइंग. 70% ऑफ द बैटरीज सर्वाइव 400 चार्जेस. 50% ऑफ द बैटरी सर्वाइव्ड 810 चार्जेस. मतलब 70% को हमें 400 टाइम्स चार्ज करना पड़ा एंड 50% को 810 बार चार्ज करना पड़ा. कैलकुलेट विद सुटेबल वर्किंग्स द नंबर ऑफ बैटरीज दैट वुड सर्वाइव 1000 चार्जेस इफ बैटरी लाइफ फॉलोज वेबल. कैसे करेंगे बताओ? सोच लो और बताओ. बैटरी लाइफ फॉलोज वेबल. बहुत सिंपल है.
करेक्ट। तो हम लोग को बताओ, इन्होंने तो आंसर कर दिया है। वेरी गुड, स्टार्ट करो करना। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। अब तुम सही बोले तो सोचो ना कि तुम्हारा लाइफ क्या है, ये तुम्हारा लाइफ है ना, ये एक्स का वैल्यू है और ये परसेंट दिया हुआ है। मेथड ऑफ परसेंटाइल। वेरी गुड। सो बेसिकली एक्स फॉलोज वेबुल, सी कॉमा गामा ले लो, ठीक है। हम लोग को दिया हुआ है, नहीं गलत लिखा है तुम, एक्स नहीं, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 400, क्योंकि 400 मिनिमम है, उसके आगे हम लोग को नहीं पता। सो दिस इज गिवन एज 70% एंड प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 810 इज 0.5। तो पहले तुम लोग सी और गामा निकालो। क्या होता है सी डी एफ का? ई टू द पावर माइनस एक्सपोनेंशियल का, वेरिएबल का सी डी एफ क्या होता है? टेबल बुक में बताओ जल्दी से। एक्स टू द पावर गामा, ठीक है, ये होता है। वेरी गुड हर्ष, ये होता है। तो एक्स की जगह पे 400 डालोगे इक्वल टू 0.7, एक्स की जगह पे 810 डालोगे इक्वल टू दिस, एंड सी और गामा आ गया। फिर तुम लोग को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1000। चलो कर लो। बेसिकली ये सीडीएफ नहीं, वन माइनस सीडीएफ है। सीडीएफ में वन माइनस आ जाता है बस एक। करो, सी का वैल्यू बताओ, गामा का वैल्यू बताओ एंड इसका वैल्यू बताओ।
आया वैल्यूज का? किसी का एक का तो आया होगा। ठीक है, अदिति ने आंसर बताया है, पर तुम लोग बताओ, एक कोई भी एक का बता दो। गामा का आया। वेरी गुड। करेक्ट है। करेक्ट है। ठीक है, तो सी का वैल्यू आ रहा है 0.001265। एंड प्रोबेबिलिटी जो है ये वाला, प्रोबेबिलिटी आ रहा है 0.42944। ठीक है। गुड। हर्षिता कितना हुआ? ठीक है, बाकी कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये हेजी हो गया क्या? ये हेजी क्यों आ रहा है? ठीक है। एग्रीगेट एनुअल एग्रीगेट क्लेम अमाउंट एस। तो एग्रीगेट क्लेम अमाउंट है अराइजिंग ऑन अ शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पोर्टफोलियो फॉलोज अ कंपाउंड पॉइजन। ठीक है, विद पैरामीटर 5। कंपाउंड पॉइजन का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्लेम्स फॉलो करता है पॉइजन, और पैरामीटर 5 बोला मतलब पॉइजन 5 फॉलो करता है। इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट्स फॉलो टू पैरामीटर, परेटो दे दिया है, तो एन फॉलोज पॉइजन और एक्स फॉलोज परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा। सैंपल ऑफ लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। बेसिकली ये हो गया पॉइजन 5 और ये परेटो हो गया अल्फा कॉमा लैम्डा एक्स। A sample of individual claim amounts was taken and the sample mean and standard deviation was given. ठीक है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या है? एक्स है कि एस है? एक्स है कि एस है, ये बताओ क्विकली। वेरी गुड, एक्स है। वेरी गुड, एक्स है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दिया हुआ है इंडिविजुअल। अब बोला है नेक्स्ट, estimate the parameters of Pareto distribution of the individual claim amounts using the method of movements. Method of movements में sample mean variance is equal to population mean and variance. population mean क्या है, मतलब theoretical mean क्या है? परेटो का देख के बताओ। lambda by alpha minus 1, so this will be equal to 10,000। and variance ले लो या फिर expectation of x square ले लो, anything। क्या दिया हुआ है? वेरियंस क्या दिया हुआ है? वेरियंस दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है शायद। के भी है मतलब? तुम 3 पैरामीटर देख रही हो? क्या वेरियंस? क्या बोलो? अल्फा इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो हो गई ना। वो तो अपने लेते ही है, यहाँ पे मीन के लिए अल्फा ग्रेटर देन 1 लेते हैं और वेरियंस के लिए। तो ये हो गया अपना 15,000 का स्क्वायर। 15,000 का स्क्वायर हो गया। चलो सॉल्व करो। देखो सब्सटीट्यूट कर दो ना। देखो एक बार देखना है यहाँ पे, लैम्डा बाय अल्फा माइनस ये वाला जो पार्ट है ये मीन स्क्वायर है, और बाकी मीन स्क्वायर मतलब 10,000 स्क्वायर लिख दिया, और फिर खाली अल्फा और अल्फा बचेगा, तो अल्फा पहले निकल गया, वो यहाँ डालो लैम्डा आ जाएगा। चलो करो, शॉर्टकट है ये। अल्फा लैम्डा निकालो।
कितना? सो वेरी गुड, अल्फा का वैल्यू मेरे को मिल गया 3.6। वेरी गुड अदिति, हर्षिता। तो अल्फा इज 3.6, अल्फा हैट बेसिकली। देखो ये सब छोटा छोटा चीज है। मेथड ऑफ मोमेंट्स, परसेंटाइल्स, जब भी आप लोग सैंपल यूज करके अल्फा कोई भी पैरामीटर एस्टिमेट करते हो तो हैट मेंशन करना मत भूलना। 26,000 आ रहा है लैम्डा। सो लैम्डा हैट इज 26,000। वेरी गुड, गुड गुड। Determine the variance and the third central moment of S using the estimated Pareto parameters from part 1। तो अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे? क्या बोले? वेरिएंस एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ एस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ? पर देखो कंपाउंड पॉइजन है तो दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या निकालने बोला? सबसे पहले तो बोलो वेरिएंस ऑफ एस बोले, और थर्ड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब। ये थर्ड सेंट्रल, ये निकालने बोला है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एस कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो M2 निकाल लो। अच्छा चलो, वेरिएंस ऑफ एस बताओ क्या होता है। पेज नंबर 16 ऑफ टेबल बुक। ये सब याद करना पड़ेगा तुम लोग को। लैम्डा इंटू M2 ना। M2 इज व्हाट? तुम सही बोल रही थी आर्ची, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। लैम्डा इंटू M2, तो M2 निकालो। M2 इज व्हाट? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज एक्सपेक्टे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ऑफ एक्स। ये दोनों है हम लोग के पास, है ना? कितना 15,000 या कुछ जो भी दे रखा है, तो वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे। ये 0.5 है क्या लैम्डा? कि 5 है? सॉरी, 5 है कि 0? 5 है। मल्टीप्लाइड बाय वो निकालोगे तो वेरिएंस ऑफ एस आ गया। और क्या बोला है क्वेश्चन में? करो इसको, सॉल्व करो। थर्ड सेंट्रल मोमेंट है। सेंट्रल मोमेंट ये नहीं होता है। दिस इज मोमेंट, दिस इज अराउंड जीरो। दिस इज नॉट सेंट्रल मोमेंट। मोमेंट अराउंड जीरो है ये। सेंट्रल मोमेंट होता है मोमेंट अराउंड मीन विच इज क्यूनेस। थर्ड सेंट्रल मोमेंट जो इन्होंने लिखा है ना, दैट इज नथिंग बट स्क्यूनेस, नॉट दिस। भाई मैं सोच रही हूँ ये क्यों मांगेंगे। सेंट्रल मोमेंट है। मीन, वेरिएंस, ये सब सेंट्रल मोमेंट हुआ। ये क्या होता है? एक बार देना टेबल। 16। थर्ड सेंट्रल मोमेंट देखो, स्क्यूनेस भी नहीं, स्क्यूनेस तो अलग हो गया ना।
टेबल बुक में गिवन है तो कंपाउंड पॉइजन का थर्ड सेंट्रल मोमेंट इज लैम्डा m3। अब तुम लोग को m3 निकालना है। m3 कैसे निकलेगा? m3 कैसे निकलेगा? ये भी कहीं ना कहीं दे रखा होगा ना। क्या फॉलो करता है परेटो? देखो, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, पेज नंबर 14 में जाओ, एक्सपेक्टेशन एक्स टू द पावर आर दे रखा है। सो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ अल्फा -3 गामा 1 प्लस r is 3 for us। क्या आ रहा है वेरिएंस ऑफ एस? बहुत बड़ा आ रहा है, करेक्ट। 1.69625 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पे, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? अल्फा ना, गामा अल्फा। अल्फा का वैल्यू निकला हुआ है अपने पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व पर कैसे करेंगे? तुम लोग आर प्रोग्रामिंग कर सकते हो यूज। अल्फा की जगह पे देखो, ये तो बहुत इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 4 गामा इज एक्स गामा, अगर तुम लोग को याद है, वॉज x-1 फैक्टोरियल। हाँ, गामा थोड़ी लगता है कैलकुलेटर में। फैक्टोरियल तो लग जाएगा, बट तुम लोग ये वाला कैसे करोगे? ये तो फ्रैक्शंस में है ना, डेसिमल्स में है ना। वही मैं बोल रही हूँ, डेसिमल्स में है। तो गामा ऑफ अल्फा क्या वैल्यू दे रखा है? हाँ, 3.6 है, तो ये वाला हो जाएगा 0.6। वैसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये हो गया 3 फैक्टोरियल, है ना। और ये हो जाएगा 3.6 बोल रही हो ना तुम। सो ये हो जाएगा, तुम लोग को याद है कि नहीं पता नहीं, 2.6 इंटू 1.6 इंटू 0.6 का गामा। When your x was non-integer, gamma of this is x minus 1 का फैक्टोरियल गामा। So 2.6 into 2.6 का गामा, which is 1.6 into 1.6 का गामा, which is 0.6 into 0.6 का गामा आएगा। एक और 0.6 मैंने मिस कर दिया इधर, समझ रहे हो? जो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा मैंने लिखवाया था ना, टाइम पास के लिए नहीं लिखवाया था। बस अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या अपने पास? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2.6 इंटू 1.6 इंटू 0.6। ये आ गया अपना m3। इस पे डालो, आपका थर्ड सेंट्रल मोमेंट आ जाएगा। लो, क्लियर है? टेबल बुक में देख लो, क्लियर है कैसे निकाला हमने। एंड दिस इज थर्ड सेंट्रल मोमेंट का आंसर मैं बता दे रही हूँ, 2.1125 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 14। करो इसको सॉल्व। क्या हुआ? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? किसका? इसका? हाँ। हाँ, तो ये कुछ और है ना, वो हम थर्ड सेंचुरी में उसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से।
फिर देखो क्या है। मतलब पहले पता था 3 फैक्टोरियल है 2.6 into 1.6 into 0.6 को इनको 5 तब आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा वैसे। हाँ क्वेश्चन नंबर क्या है ये? नहीं अरे गलत हो गया। एक चीज मैंने मिस कर दिया। आप लोग कोई लैम यहाँ पे एक और टर्म रहेगा। एक और टर्म क्या है? लैम्डा टू द पावर 3। लैम्डा टू द पावर 3। लैम्डा का वैल्यू क्या निकला अपना? जो निकाले लैम्डा परेटो वाला लैम्डा ना, टू दी पावर 3। अब करो। इसमें एक चीज मिस आउट हो गया था, ये वाला। मैं गामा स्टार्ट कर दी थी एक्सप्लेन करना। इसको सॉल्व करो और देखो ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं। ये आंसर आ रहा है कि नहीं फॉर द थर्ड सेंट्रल मोमेंट। क्योंकि थर्ड सेंट्रल मोमेंट का लैम्डा इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो लैम्डा 5 है। नहीं क्योंकि इसका जो गामा अल्फा का गामा एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस 1। गामा अल्फा है सपोज गामा एक्स नहीं हो जाता है अल्फा माइनस 1 इनटू गामा वापस वही नाम गामा अल्फा ये होगा अल्फा माइनस 1 है ना। हाँ अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल में 2.6 into 1.6 into 0.6 का फैक्टोरियल। हाँ बड़ी नाम से तो मगर मुझे समझ में नहीं आता।
अरे हाँ, आपको समझ आ गया। इसका एक्चुअल में क्या होता है, 2.6 इंटू गामा 2.6, ठीक है, ऐसे होता है। अभी उसको वापस एक्सपैंड करेंगे तो इंटू 1.6 इंटू गामा 1.6, अब वापस इसको एक्सपैंड नहीं, अगर तुम ये हो जाएगा 0.6, बिकॉज गामा को तुम एक्सपैंड करोगे जैसे गामा एक्स का वैल्यू होता है x माइनस वाई टू गामा, बिकॉज आपसे ये पता सिर्फ ये है ही नहीं, सिर्फ ये फैक्टोरियल है नहीं, ये यहाँ से आएगा समझ गए? स्टैंडर्ड डेविएशन किया हुआ है ना, फिक्स नहीं हुई है। दो क्वेश्चन है। क्या हो गया? नहीं आ रहे। ये वाला आंसर आया फाइनल, बाप रे कौन इतना बड़ा लिख के भेजा है। वेरी गुड हर्ष, पूरा लिख के भेज दिया सोल्यूशन। तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट ना स्क्यूनेस ही होता है, पता नहीं क्यों आई गॉट कंफ्यूज्ड। सेंट्रल मतलब होता है मीन के अराउंड, ठीक है, और वो होता है जीरो के अराउंड। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स क्यूब या स्क्वायर, जो भी, दैट इज नॉट सेंट्रल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करो। September 21, question 6. A home insurance company's total monthly claim amounts have a mean of 250 and a standard deviation of 300. ठीक है, द कंपनी हैज एस्टिमेटेड, तो ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, होम इंश्योरेंस कंपनी का टोटल मंथली क्लेम अमाउंट दिया हुआ है कि ये मीन है इसका और ये वेरिएंस है। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट इट विल फेस इंसॉल्वेंसी if the total monthly claim amounts reach or exceed 1000 in any given month। तो कोई भी मंथ में अगर हमारा टोटल क्लेम अमाउंट एस 1000 या 1000 के ऊपर जाएगा तो हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी that the company faces insolvency in any given month if the company assumes that the total monthly claim follows normal। तो हम लोग को बेसिकली क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग को और क्या करना है, बहुत सिंपल है, बताओ। बहुत एक्सट्रीमली सिंपल है, अभी नहीं सॉल्व करके भेज भी दिया। हाँ, लेट एक्स डिनोट द टोटल, हाँ ठीक है, तो एक्स डिनोट द टोटल मंथली क्लेम, टोटल वर्ड तुम मेंशन करना भूल गए। एक्स डिनोट द टोटल मंथली क्लेम अमाउंट दैट विल फॉलो नॉर्मल 250 कॉमा 300 का स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी की एक महीने में, किसी भी एक महीने में वो इंसॉल्वेंट हुए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1000 निकालना है।
एक्स का प्रोबेबिलिटी, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, निकाल सकते स्टैंडर्ड नॉर्मल यूज करके। करो। z ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1000 - 250/300। 750/300 इज 2.5। बस टेबल बुक यूज करके निकालो, और क्या, सिंपल है। टेबल बुक का प्लीज पेज नंबर लिखना मत भूलना, क्योंकि अदरवाइज वही प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम हो जाएगा। So make sure every time you are giving page numbers. Zero point 00621 is the answer, which is correct. Basically 1 minus 0.9937 ऐसा कुछ आएगा। तो कौन सा वैल्यू लेगा तुम लोग? प्रोबेबिलिटी z लेस देन दिया हुआ है पेज नंबर 161 में। हाँ, 1 माइनस करेंगे। 0.99 ये दिया हुआ है, 1 माइनस करके तो ये आएगा। क्या बोल रहे हो तुम, बोलो। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, determine the revised value of the probability in part 1 if the company assumes that total monthly claim amounts follows 2 parameter Pareto। तो अब 2 पैरामीटर परेटो है, तो यहाँ पे अब हम लोग का एक्सपेक्टेशन कितना दे रखा था? 200, नहीं सॉरी, 250, विच इज इक्वल टू लैम्डा बाय। तो अब तुम लोग को यहाँ पे एक और मेहनत करना है, तुम लोग को अल्फा लैम्डा निकालना है। अगेन सेम वेरिएंस के लिए अल्फा लैम्डा स्क्वायर बाय अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, और क्या होता है बताना? अल्फा -2 इक्वल टू, बस पहले अल्फा लैम्डा निकलेगा और फिर प्रोबेबिलिटी निकलेगा। करो। अल्फा लैम्डा का वैल्यू बताओ पहले तो। बेसिकली अल्फा हैट और लैम्डा हैट निकलेगा। किसी ने करके भेज भी दिया है, कौन है ये? अभी नहीं, पहले से कर रखा है लगता है ये सॉल्व, बट गुड। अल्फा हैट इज 72/11, करेक्ट है। लैम्डा हैट इज 1386, करेक्ट है। एंड प्रोबेबिलिटी इज करेक्ट है, करेक्ट है एकदम।
अल्फा का वैल्यू, अल्फा हैट का वैल्यू 6.55 करेक्ट है. लैम्डा हैट इज 1386.36 करेक्ट है. और प्रोबेबिलिटी आ रहा है फाइनली 0.0286. कैन वी टेक अल्फा लैम्डा बीटा एज ए? हाँ ले सकते हो, बट एक बार डिफाइन कर देना. लेट अल्फा बी ए एंड लैम्डा बी एल एंड बीटा बी बी. एक बार शुरू में बस एक लाइन डिफाइन करके यू कैन डू दैट. एक्सप्लेन वाई, तो यहाँ पे ये आंसर आ रहा है और यहाँ पे ये आंसर आता है. एक्सप्लेन वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनलाइकली टू बी अ गुड फिट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली क्लेम अमाउंट्स. बहुत सिंपल है, बताओ एक एक करके सब लोग. सबसे पहला, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक. नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू जा सकते हैं और क्लेम अमाउंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव. तो सबसे पहला तो ये हो गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी गुड अभिनीत कैन टेक नॉर्मल नेगेटिव वैल्यूज बट क्लेम अमाउंट्स कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ गुड फिट इन दैट वे. और ठीक है, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड विच इज जनरली द केस विथ लॉसेस या फिर क्लेम अमाउंट्स दैट दे आर पॉजिटिवली स्क्यूड. High values, large values have less frequency, less probability, whereas smaller values may have larger frequencies. Normal distribution is symmetrical. It assigns positive या फिर बोल सकते हो it assigns non-zero probability to negative claim amounts, which is again not possible. और हमारे केस में यहाँ पे हम लोग को सॉल्व नहीं करना, बट अगर हम लोग देखें कि नेगेटिव वैल्यू जा सकते हैं क्या, तो मतलब प्रोबेबिलिटी x बीइंग लेस देन 0 इज सिग्निफिकेंट. अगर तुम लोग ये सॉल्व करोगे तो मतलब ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z बीइंग लेस देन माइनस 250/300 कितना होता है? 250/300 A3 के अराउंड. तो तुम लोग इसका अगर टेबल बुक में देखोगे तो कुछ अराउंड 20% प्रोबेबिलिटी आएगा. ठीक है, विच इज रॉन्ग. मतलब नेगेटिव वैल्यू होने का 20% चांस है इन केस ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज हाईली अनलाइकली कि ऐसा कुछ होगा. पॉजिटिवली स्क्यूड का तुम लोग बोल दिए हो. और बोलो. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज थिन टेल्ड. टेल्स बहुत थिन होते हैं, वेराज परेटो का थिन टेल नहीं होता. देर इज चांस कि हमारे पास क्लेम अमाउंट्स आए ऑफ हायर वैल्यूज
of larger values, right? There are chances that we get claim amounts with larger values, which is normal distribution में उसका probability बहुत कम होता है, तभी हम extreme, not good approximation for extreme values, ठीक है. और बस यही है कि therefore not suitable for modeling situations where extreme events can occur. एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसका इंश्योरेंस ले रहे हैं, हम लोग जनरल इंश्योरेंस, हम लोग शॉर्ट टर्म का बात कर रहे हैं, ठीक है. बस हो गया. नेक्स्ट देखो. एन एनालिस्ट हैज डिटरमाइन दैट द टू, बेसिकली लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास 1 में जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो है. एन एनालिस्ट हैज डिटरमाइन द टू पैरामीटर परेटो डिस्ट्रीब्यूशन is the best fit for the distribution of the total monthly claim amounts for this company. तो उसने बोल दिया two parameters perfect. Outline using the results from part 1 and 2 the potential consequences of the company assuming that the total monthly claim amounts follow normal distribution rather than the two parameter Pareto. Outline using the results from part 1 and 2 the potential consequences of company assuming that the total monthly claim amount follows normal rather than the two. तो ये जो हम लोग पार्ट 1 एंड 2 में किए, जहां पे हम लोग पार्ट 1 में क्या निकाले थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करके वी टुक आउट द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे परेटो अज्यूम करके वी टुक आउट द प्रोबेबिलिटी. तो इन्होंने बोला है कि ये दोनों रिजल्ट के बारे में बताओ, द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, कि हम लोग नॉर्मल ले या टू परेटो ले, टू पैरामीटर परेटो ले ऑन द कंपनी. अगर हम लोग यहां देखें तो प्रोबेबिलिटी फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग ग्रेटर देन 1000 इज 0.6% है, ठीक है. इधर आ रहा है 0.6% और इधर आ रहा है 0.2, तो 2.9% के अराउंड है, विच इज लाइक वेरी मच, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. हाँ सॉरी 2.9, तो ये हो गया 2.9%, बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस है. तो अगर कंपनी ये फॉलो करता है तो वो इतना कम रिजर्व्स मेंटेन करेगा कि वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा अगर एक्चुअल में ये हुआ तो, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट होगा, विच कुड लीड टू इंश्योरेंस कंपनी होल्डिंग इनसफिशिएंट कैपिटल, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज एंड इनसफिशिएंट री इंश्योरेंस एज वेल. तो वो इंसॉल्वेंट बहुत जल्दी हो जाएगा. सो परेटो इज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन. यहाँ पे बहुत ज्यादा अंडर, मतलब वो बोल रहे कि एनालिस्ट बोल रहे कि आप परेटो फॉलो करो, बट कंपनी अगर नॉर्मल करता है तो क्या डिफरेंस होगा परेटो से, ये लिखना है, ठीक है. चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसके बाद मेगा क्लास 4 स्टार्ट करना है. अप्रैल 21 का क्वेश्चन नहीं करूं. बस इतना ही कम क्वेश्चन. लास्ट सितंबर 20, अप्रैल 21, सितंबर 21. हम लोग 23 का नहीं लेना, तो 5 टर्म का करें हम लोग. हम लोग अप्रैल 23 नहीं लिए, नहीं लिए. अप्रैल 23 किए थे तो 6 टर्म में खाली 4 क्वेश्चन आए. हम लोग सितंबर 20 से स्टार्ट किए ना करना, मतलब 6 टर्म में खाली 4 क्वेश्चन आए, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टर्म में आएगा ये सबसे, री इंश्योरेंस से, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया इन लोग को. चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, करो फिर. अगर करना है क्या स्टार्ट मेगा क्लास 4, चलो करो. किसने रिव्यू नहीं फिल किया था एक बार देखते. चलो तुम लोग करो, मैं टाइम पास कर रही हूँ. चलो शुरू में जाके देखते हैं डन किसने लिखा था. अब अनुकृति, सान्या तुमने ना वो नहीं दिया, रिव्यू नहीं दिया, प्लीज गिव द रिव्यू. अरे क्वेश्चन कंप्लीट करो चलो पहले.
रीड करो और इसको पूरा बनाओ, चलो। मेगा क्लास 4 और 5 का पूरा शीट्स है तो एक बार
particular type of insurance company follows compound poison with an annual rate of claim rate of 0.4. तो ये क्या है 0.4? देखने दो तो चेक करने दो 0.4 है कि 4 है. हम्म, 0.4 है, सही है. इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट्स आर एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन. ठीक है, तो x फॉलोज एक्सपोनेंशियल, मीन ये तो मतलब 1 बाय लैम्डा 1/20 हो जाएगा. लैम्डा 1/20 हो जाएगा और ये मीन अपना पॉइजन अपना 0.4 हो गया. इन एडिशन फॉर अ गिवन क्लेम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज in addition for a given claim and independent of its size, there is a probability of 20% that an extra claim handling expense of 30 is incurred. मतलब 20% चांस है कि हम लोग का एक्सपेंस लगेगा कितने का 30 का, और 80% चांस है कि एक्सपेंस लगेगा. तो एक्सपेंस का एक हम लोग का बन गया डिस्ट्रीब्यूशन 20 और 0, सॉरी 30 और 0, इसका 20% चांस और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. द इंश्योरर चार्जेस एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 60 per policy. Estimate using normal distribution the minimum number of policies to be sold so that. ये सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा है पास्ट पेपर का, कंपाइलर में किए हैं, नहीं लग रहा, या फिर कंपाइलर में भी नहीं, कहाँ किए हैं, मटेरियल में है ऐसा क्वेश्चन, मटेरियल में है. So that the insurer has at least 99% probability of making a profit. तो बताओ कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे 99% प्रोबेबिलिटी कि मेरा प्रॉफिट हो. कौन सा टर्म है ये, सो लेट्स से सपोज इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट अपना x है, ठीक है, या फिर मान लो ये टोटल क्लेम अमाउंट जो हमें पे करना है, x इज द टोटल, ये लास्ट क्वेश्चन आरची जग जाओ, x is the total claim amount that we need to pay, which is equal to y plus z. Y is the cost of claim, individual claim which follows exponential, and z is the expense. ठीक है, expectation of x will be expectation of y plus expectation of z. expectation of y कितना दिया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे z कैसे निकलेगा, z का डिस्ट्रीब्यूशन है 30 और 0, तो 30 into 0.2 which is 6, 126 आ गया मीन ऑफ द टोटल क्लेम अमाउंट. ठीक है, वेरिएंस कैसे निकालेंगे बताओ, वेरिएंस ऑफ x. अच्छा, एक्सपेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉस्ट, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, सॉरी ये y होगा, एक्सपेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉस्ट, तो ये लिख सकते हैं आरजी. हाँ हाँ हर्षिता लिख सकते हैं. तो अब बताओ वेरिएंस क्या होगा इसका y का, बस 120 का स्क्वायर ही होगा, प्लस ये क्या होगा इंटू 30 का स्क्वायर प्लस 0, फिर आगे ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर माइनस, भूल गया क्या तुम लोग वेरिएंस निकालना, माइनस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ऑफ z ना, क्या होगा 6 का स्क्वायर, क्या आ रहा है बताओ, यहां पे लिख देना, सिंस एक्सपेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहले रुक जाओ पहले सॉल्व करते हैं फिर तुम लोग टाइप करोगे, सिंस एक्सपेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लेम. बोलो ये वाला कितना आ रहा है, वेरिएंस ऑफ x कितना आ रहा है, वन फोर फाइव, करेक्ट. ये दो आ गया अपने पास. नाउ कैन वी टेक आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ s एंड वेरिएंस ऑफ s, क्या होगा बोलो 0.4 इंटू
एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज 126. एक चीज गलत कर रहे हैं, ये वन पॉलिसी का है. हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? एस्टिमेट द मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट नीड्स टू बी सोल्ड, है ना? तो ये इंटू एन करेंगे, एन इज द नंबर ऑफ पॉलिसीज. 0.4 इंटू 14544. एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, गलत हो गया एक चीज. ये चलो ठीक है, ये आएगा अपना 50 n. ये वाला गलत हो गया, एक सेकंड. हाँ, वेरिएंस ऑफ एस इज व्हाट? वेरिएंस ऑफ एस इज कंपाउंड पॉइजन है. लैम्डा m2 है ना, m2 अपने निकाले नहीं है, पर m2 अपने निकाले नहीं है, तो क्या हो जाएगा? m2 कैसे निकलेगा? 14544 प्लस, बोलो, 126 का स्क्वायर. ये होगा वेरिएंस ऑफ एस. वन टू, ठीक है, ये दोनों आ गया. एक्सपेक्टेशन ऑफ एस और एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट समझना है कि 50.4 n कैसे हुआ. ये सॉल्व करो ना. ये एस फॉलोज कंपाउंड पॉइजन. लैम्डा m1 होता है, ये तुम्हारा लैम्डा, ये m1 है, और n पॉलिसीज का अपने कर रहे हैं ना. सो बेसिकली तुम्हारा पॉइजन इज पॉइंट, तुम्हारा एक पॉलिसी फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा, तो n पॉलिसीज फॉलो करेगा पॉइजन n लैम्डा ना. क्लेम कमिंग फ्रॉम एक पॉलिसी है, 10 बार क्लेम कर सकते हैं, तो एक पॉलिसी से क्लेम अमाउंट है पॉइजन लैम्डा, n पॉलिसी से हो गया पॉइजन n लैम्डा. चलो अब एक बार ध्यान दो इधर, प्रीमियम कितना हो गया? 60 n, है ना? अब हम लोग को एक स्मॉलेस्ट n निकालना है सच दैट वी हैव 99% चांस दैट वी मेक अ प्रॉफिट. तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट s is less than 60 n is equal to greater than equal to 99. ये हो गया. where s follows normal approximation with 50.4 n, 12168 n. Claim amount is less than the premium that we are getting. करो इसको सॉल्व. तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी z less than 60 n minus 50.4 n divided by, आई एम नॉट श्योर ये 12168 सही है कि नहीं, मैंने हर्षिता का बात सुना है खाली. ठीक है, मतलब ये इक्वल टू करके कर दो या ग्रेटर देन, जो भी. स्टैंडर्ड नॉर्मल का देख के बताना क्या वैल्यू है. 0.99% वाला 2 पॉइंट समथिंग है. नाइन्टी 99 परसेंटाइल वैल्यू. तुम लोग ग्रेटर देन देख रहे हैं, 0.01 देखो, 1% पे देखो. हाँ, 1% देखो. देख लो, टेबल बुक देखना नहीं आता, एग्जाम में तुम लोग इसी में अटकेगा, देख लेना. इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना तुम लोग में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, करवा रही हूँ, पता है.
तुम लोग टेबल बुक देखना भूल गए। चलो सॉल्व दिस, गिव मी द वैल्यू ऑफ n। दो जन मिलके तुम लोग टेबल बुक ढूंढ रहे हैं। सॉल्व करके अर्ची इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। रूट एन, 9.6 रूट एन, उधर ले जाओ उसको। एन बताओ, इसमें तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करना है। स्क्वायर ले लेना फिर दोनों साइड में। सेवन वन 4.55, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज कितना ले लेंगे? 715 is the minimum number of policies, so that we have 99% chance that we are in profit। देख लो और पूछो क्या डाउट है। क्विकली और हेड स्टार्ट। हम लोग का 2 मेगा क्लास बच रहा है, ठीक है। सेकेंड मेगा जो नेक्स्ट वीक होगा संडे को, मेगा क्लास 4, उसमें हम लोग करेंगे CT6 CT4 का सर्वाइवल पोर्शन, विच इज कैप्लन मेयर नेल्सन एलन जो था। उसमें मैं बता रही हूँ कितने क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 क्वेश्चंस है, ठीक है। विच वी कैन एक्सपेक्ट 6 टर्म में 12 क्वेश्चंस तो आएगा ही। तो तुम लोग को ये वाला करके आना है घर से जितना हो सके, क्योंकि पूरा पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो एक क्लास में नहीं खत्म होगा, तुम लोग को पता है 12 क्वेश्चंस हम लोग पूरा पूरा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज रीड दिस एंटायर थिंग एंड ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल खुद से। तुम लोग का रिविजन होगा क्लास में, मैं बोल देती हूँ। हम इसको डिस्कस करेंगे। वी विल नॉट सॉल्व पूरा पूरा क्वेश्चन बिकॉज आई नीड टू फिनिश दिस इन नेक्स्ट क्लास, लाइक इन ऑन संडे। तो इसको देख के आना पूरा अच्छे से, जितना कर पाओ करके आना, सो दैट वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद वाला क्लास 5 जो होगा दैट इज फिर भी छोटा, उसमें नए चैप्टर्स हैं, तो आई थिंक 9 इसमें भी 11 क्वेश्चंस के राउंड है। तो ये तुम लोग का टारगेट है कमिंग 1 वीक के लिए कि मेगा क्लास 4 एटलीस्ट तुम लोग अगर 7 डेज है, 2 दिन तुम लोग एवरीडे 2 क्वेश्चन भी करता है टाइप करके, टाइपिंग प्रैक्टिस होगा और तुम लोग का ये हो भी जाएगा, सो दैट इन नेक्स्ट क्लास इन 4 आवर्स वी कैन फिनिश द एंटायर थिंग, बिकॉज वील जस्ट हैव टू क्विकली डिस्कस। हम जैसे पूरा 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 जो सॉल्व कर रहे हैं ना, हम वो नहीं करेंगे। आप लोग का भी टाइम सेव होगा, आप लोग घर पे पूरा अच्छे से एवरीडे 2-2 क्वेश्चन बनाओगे, तो 6 डेज में 12 क्वेश्चन कर लोगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे तक, और संडे क्लास है हमारा। सो कीप अ टारगेट। मैंने ग्रुप में आई थिंक भेज दिया, एक बार चेक करो मैंने ग्रुप में भेजा है कि नहीं। नहीं, हाँ तो मैं भेज देती हूँ अभी 4 और 5 भी। बट आप लोग कमिंग वीक में सब लोग, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट, बहुत इजी टारगेट है, एवरीडे 2 क्वेश्चन करना है, 1 घंटा लगेगा 2 क्वेश्चन, मान लो 1.5 घंटा लगता है, आपका टाइपिंग प्रैक्टिस हो गया ना, तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। एडिशनली जो मैं बोल रही हूँ, एंड नेक्स्ट क्लास में सुन लो क्या होगा। आप लोग को संडे को सबसे पहले ग्रुप में सब लोग अपना वर्ड फाइल्स भेजोगे ग्रुप में, तभी मैं क्लास अटेंड करने दूंगी, वरना मैं क्लास अटेंड, चलो मान लो 12 क्वेश्चन आपसे 10 हुआ, जितना हुआ, बट एटलीस्ट एम फॉर 12 की एवरीडे 2 क्वेश्चन बनाने हैं। बहुत इजी है CT6 वाला पोर्शन, इवन यू ऑल नो दैट, सो दैट वील डिस्कस। जो नहीं समझ में आए क्वेश्चन वो छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, बट ऐसा नहीं कि सब छोड़ो। 12 में मिनिमम 7-8 क्वेश्चंस हो जाना चाहिए मिनिमम, सो दैट वी कैन क्विकली डिस्कस इट एंड वी कैन कंप्लीट द
फोर्थ असाइनमेंट, एंड उसके बाद वाले वीक का फिर टारगेट होगा असाइनमेंट 5. क्लियर? दिस इज वन थिंग. तो ये टारगेट रहेगा, बिकॉज अदरवाइज हम लोग नहीं फिनिश कर पाएंगे ऑन टाइम, जैसे आज हम कर पाए. 4 प्लस वी डिड 10 क्वेश्चन, बट हमने थोड़ा पेस पकड़ा फिर ही हम कर पाए, एंड दीज 4 क्वेश्चंस वर वेरी इजी.